हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेके। तो जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इसमें जो मूल मूल शब्द हैं उनका क्या अर्थ है उसके बारे में जानेंगे, और इसमें कितनी बार संशोधन किए गए अब तक ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन प्रस्तावना जो टॉपिक है इससे आए हैं उसको मैंने इसमें लिया है। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? उद्देशिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रेम्बल। क्या बोलते हैं? प्रेम्बल। PREAMBLE। ठीक है। तो भारत के जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है जिसे हम उद्देशिका बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेम्बल। तो इतना आपको जानना है इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक क्या है? परिचय है। पता होना चाहिए प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना जो है पूरे संविधान का एक क्या है? परिचय है, जो इसके दर्शन, उद्देश्य और स्रोत को दर्शाता है। यानी प्रस्तावना को आप एक बार पढ़ लोगे और उसका अर्थ समझ लोगे, उसका मतलब समझ लोगे, तो आप ये समझ जाओगे कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है, यानी किस बेस पे बना है, यानी क्या कहना चाहता है संविधान। ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है? पूरे संविधान का एक क्या है? इंट्रोडक्शन है, यानी परिचय है, जो इसके दर्शन, उद्देश्य और स्रोत को दर्शाता है। अगला टॉपिक बता रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार ये कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका जो देश है, यूएसए, वहां के संविधान से ये विचार लिया गया कि भारत के संविधान में भी एक क्या होनी चाहिए? प्रेम्बल, यानी प्रस्तावना या उद्देशिका होनी चाहिए। ठीक है। तो भारत का जो संविधान है उसमें प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ना वो कहाँ के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं प्रस्तावना है क्या, क्या बोलता है, क्या बोल रही है हमारी प्रस्तावना। तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो शुरू किससे होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यानी ये कहना, इसका मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है उसमें मेन कौन है? भारत के लोग मेन है। तो शुरू ही यहीं से होता है कि हम भारत के लोग। फिर आगे बोल रहा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए ये वर्ड है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने टाइप के न्याय हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर बोल रहा है आगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता कितने टाइप की बात की गई है? 5 टाइप की। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें देखिए न्याय, कितने कितने प्रकार के न्याय की बात हुई है? 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है इसमें। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समानता यानी समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है। ये जो शब्द हैं, हम भारत के लोग भारत को कैसा एक मतलब देश बनाना चाहते हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को ये 3 न्याय हैं, स्वतंत्रता है, समता है, ये प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो व्यक्ति की जो गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है, उसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होके, फिर ये हमने आगे पढ़ा। तो ये पूरी प्रस्तावना है। ठीक है। अब प्रस्तावना के जो मूल शब्द हैं और ये न्याय, स्वतंत्रता, समता, इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा मतलब आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और जानते रहते हैं। तो अभी तक आपको याद क्या रखना है? याद रखने वाली बात यह है कि प्रस्तावना होती क्या है। तो प्रस्तावना एक क्या है? संविधान का इंट्रोडक्शन है, परिचय है, जो ये बताता है संविधान के दर्शन, उद्देश्य और स्रोत को दर्शाता है। ठीक है। फिर आपको याद ये रखना है कि भारत में जो संविधान है इसमें प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है
वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। इतना आपको इसमें याद रखना है। ये हमने प्रस्तावना पढ़ी थी। अब इस प्रस्तावना में जो जो दिया गया है, जो शब्द हैं और जो जो मेन मेन टॉपिक है, उसको हम डिटेल में जान लेते हैं आगे। तो देखिए, प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द हैं और जो उनके अर्थ हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें था संप्रभु, जिसे बोलते हैं सॉवरेन। ठीक है, तो संप्रभु जो है उसका मतलब क्या होता है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से क्या है, मुक्त है। यानी भारत पे किसी भी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होगा, भारत पे अपना खुद का कंट्रोल होगा, अपनी जो सरकार है, अपने जो कानून नियम है, उससे भारत चलेगा। ठीक है, तो संप्रभु का मतलब क्या होता है, भारत किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से क्या है, मुक्त है। ठीक है, समाजवादी जो शब्द है, जो प्रस्तावना में देखने को मिला था हमें, समाजवादी जो शब्द है इसे बोलते हैं सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या है कि सामाजिक और आर्थिक समानता है। भारत में क्या है, सामाजिक और आर्थिक समानता को महत्व दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर जो है, इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों के प्रति समानता है भारत में। कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है यानी देश है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों के प्रति समानता। ये नहीं कि किसी धर्म को ज्यादा वैल्यू दी जाए, किसी को कम, ऐसा नहीं है। सभी धर्म एक समान है भारत में। ठीक है, लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, शासन की जो शक्ति है, इसका मतलब होता है जो शासन की शक्ति है वो किसमें निहित है, जनता में निहित है। यानी जनता ही चुनाव करेगी कि शासन में किसको आना है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य बोलते हैं उसे। ये नहीं कि वंशानुगत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, शासन की शक्ति किसमें निहित है, जनता में निहित है, पब्लिक में। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, जैसे रिपब्लिक बोलते हैं। गणराज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का जो प्रमुख है, यानी जो चीफ होता है, जिसे हम राष्ट्रपति बोलते हैं, राज्य का प्रमुख हम राष्ट्रपति को मानते हैं। तो राज्य का जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, न कि वंशानुगत होता है। ये नहीं कि कोई राजा है फिर उसका लड़का हुआ वो राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। तो जो राज्य का प्रमुख है, जिसे हम राष्ट्रपति बोलते हैं, उसको जनता के द्वारा ही चुना जाता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गणराज्य। यानी भारत एक गणराज्य राज्य भी है, देश है। ठीक है, अगला है कि आपको चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। संप्रभु का अर्थ क्या होता है, संप्रभु का अर्थ होता है संप्रभु का अर्थ होता है कि भारत जो है किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है। ठीक है, कोई भी बाहरी शक्ति है इस पे कंट्रोल भारत देश पे नहीं कर रही है। संप्रभु का मतलब ये होता है। समाजवादी का मतलब ये होता है सामाजिक और आर्थिक समानता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सभी धर्म क्या है, एक समान है। और लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि शासन की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, जनता में निहित है। तो वो लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता ही सब कुछ है, जनता जिसको चुनेगी वो ही शासन में जाएगा। ठीक है, जैसे चुनाव वगैरह होते हैं। तो गणराज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का जो प्रमुख है, देश का जो प्रमुख है, वो वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा चुना जाता है। तो वो गणराज्य का ये अर्थ होता है। अगला है पॉइंट, एन ए पालकी वाला थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या भूमिका या सार कहा था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएगा, संविधान को जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो एन ए पालकी वाला ने कहा था। देखिए अगला पॉइंट है, बेरूबाड़ी जो मामला था 1960 में आया था। ठीक है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती जो मामला आया 1973 में, उसमें प्रस्तावना ने ये कहा, 1960 वाले मामले को इसको जो इसमें कहा था कि प्रस्तावना का भाग नहीं, इसको खारिज कर दिया। और फिर उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। यानी प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है, एक भाग है। ये किस मामले में कहा गया, ये कहा गया केशवानंद भारती मामले में 1973 में। ठीक है, तो 1960 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती मामला आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं, प्रस्तावना क्या है, संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो जाहिर सी बात है, अनुच्छेद 368 क्या बोलता है कि संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो जब प्रस्तावना संविधान का भाग हो गई तो अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकेगा। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन आप कर सकते हो, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसमें आप कोई संशोधन नहीं करोगे, उस पर कोई नकारात्मक संशोधन नहीं करोगे। ठीक है, जैसे ये सब शब्द हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य वगैरह हैं, ये नहीं कि इनको ही हटा दें, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि जोड़ सकते हो। इसीलिए बाद में देखिए, इसीलिए बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, क्योंकि 73 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रस्तावना क्या है,
संविधान का अभिन्न अंग है, यानी इसमें संशोधन आप कर सकते हो, लेकिन जो प्रस्तावना है इसके मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं करोगे जिससे उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसीलिए 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। कौन कौन से तीन शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है, देखो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये आता है कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन कितनी बार हुआ है? तो उसमें संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है। कब? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, वही एक संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के तहत जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। आगे हमने मेंशन किया इस चीज को, लेकिन जानकारी के लिए अभी बता दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है कि 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, देखो दिया है ना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आपको याद रखना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां अमेंडमेंट संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के तहत भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता कितनी है। तो देखो प्रस्तावना में कितने न्याय की बात हुई है? 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो आपको याद रखना है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। जो हम प्रस्तावना भी पढ़ रहे थे ऊपर, उसमें हमने बात की थी ना, देखो न्याय थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 5 प्रकार की। और समानता कितने प्रकार की है? तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, यानी 2 प्रकार के समानता की बात की गई है। ठीक है, तो प्रस्तावना में, अच्छा जो ये न्याय है, देखो यहाँ पे लिखा भी है रूसी क्रांति से प्रभावित है। प्रस्तावना में जो न्याय है ना, ये रूस में जो क्रांति हुई थी उससे प्रभावित है, यानी रूस में जो क्रांति हुई थी वो न्याय उसका मेन मुद्दा था, उसको लेके ये क्रांति हुई थी। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय को भी शामिल किया गया। कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, 3 प्रकार के न्याय को शामिल किया गया है। और ये न्याय रूसी क्रांति से क्या है? प्रभावित है या लिए गए हैं, ऐसा कह सकते हो आप। अगला है, यहाँ पे देखो नोट में दे रखा है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता यानी समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से क्या प्रेरित है? स्वतंत्रता प्रेरित है, ठीक, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, और लिखित संविधान की अवधारणा ये भी फ्रांस की ही देन है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित होगा, ये भी कहाँ की देन है? फ्रांस की देन है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ का संविधान क्या है? अलिखित है, यानी मौखिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हमें पता है प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। उसी के तहत संविधान में 3 शब्द, और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो यहाँ पे समाजवादी जो शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसी में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला बोल रहा है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है? देखिए बेरूबाड़ी जो मामला हुआ था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती जो मामला हुआ, केशवानंद भारती जो मामला हुआ 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक अभिन्न अंग है। और इसमें आप प्रस्तावना में क्या संशोधन कर सकते हो? अनुच्छेद 368 जैसा बोलता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो, लेकिन प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकते, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है? तो केशवानंद भारती में, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, केशवानंद भारती केस 1973। इसी के 3 साल बाद 42वां संविधान संशोधन होता है 1976। उसी में संशोधन किया जाता है, 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? तो अभी हमने देखा प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5, और समानता 2। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल दे रहा है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत कौन, देखो विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं है। संपत्ति का तो अधिकार होता है, ये संपत्ति की स्वतंत्रता या अधिकार का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कौन सा अधिकार नहीं आता है स्वतंत्रता के अंतर्गत? संपत्ति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो ये था हमारा टॉपिक प्रस्तावना। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।